हेलो स्टूडेंट, आज हम जिस टॉपिक को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं वो है सेल ऑर्गेनेल्स। आपका चैप्टर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल के अंतर्गत सेल ऑर्गेनेल्स है। सेल ऑर्गेनेल्स क्या है? सबसे पहले हम ये बात करते हैं। These are membrane bound structures। ये मेम्ब्रेन से घिरी हुई स्ट्रक्चर्स हैं प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ यूकेरियोटिक सेल्स। यूकेरियोटिक सेल्स के साइटोप्लाज्म में पाई जाती है। यूकेरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए, यूकेरियोटिक सेल क्या होती है? यूकेरियोटिक सेल वो सेल हो रही है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस होता है, वास्तविक न्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस या केंद्रक सेंटर में दिखाई दे रहा है, और ये उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, और ये कहलाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। यहाँ पर बीच में फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा हुआ है जिसको साइटोप्लाज्म कह रहे हैं। इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। उन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हम यहाँ देखेंगे। बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं। जैसे हम यदि इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में बात करते हैं तो नाम आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सेकंड, राइबोसोम्स। थर्ड, गोल्जी एपेरेटस या गोल्जी बॉडी। फोर्थ, लाइसोसोम्स। फिफ्थ, सेंट्रोसोम। सिक्स्थ, प्लास्टिड्स। एंड सेवंथ, माइटोकॉन्ड्रिया। और भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं पर इतने हमारे लिए खास हैं और इनके बारे में हम बात कर रहे हैं सीक्वेंसली। अब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं इनका फंक्शन क्या होता है, क्या होते हैं? जैसे पहला वर्क है इसका सिंथेसिस। किस चीज का सिंथेसिस, क्या संश्लेषित होता है? तो हम आपको ये बता दें, जैसे सेल ऑर्गेनेल्स में नाम आता है राइबोसोम्स, ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। क्लोरोप्लास्ट है, ये कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करता है। तो ये बात हो गई सिंथेसिस। दूसरी बात आती है सिक्रीशन। सिक्रीशन किस बात का? जैसे हार्मोन्स का अथवा एंजाइम्स का, ये हो गया सिक्रीशन। तीसरी बात आती है डाइजेशन। किनका? कुछ ऐसे फॉरेन सब्सटेंस का या सेल के अंदर ही कुछ सेल डिब्रीज, कुछ सेल के अंदर ऐसी संरचनाएं जिनको इनगल्फ करना, जिनका डाइजेशन होना बहुत जरूरी है, उनका डाइजेशन करते हैं ये सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे डाइजेशन में हेल्प करता है लाइसोसोम, जो कि एक सेल ऑर्गेनेल्स है। चौथा काम एनर्जी प्रोडक्शन। माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है। ठीक है, पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल को अपने कार्य को करने के लिए जो एनर्जी की आवश्यकता होती है ना, वो माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी के रूप में संग्रहित रहती है, स्टोर्ड रहती है। तो एनर्जी प्रोडक्शन हो गया। और एक और काम है जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन। ये मैंने कुल किन्हीं खास फंक्शंस के बारे में बात की है। लाइसोसोम जो सुसाइडल बैग्स कहलाते हैं, आत्महत्या की थैलियां जिसको हिंदी में कहते हैं, है ना, ये क्या करते हैं? कुछ फॉरेन सब्सटेंस को, कुछ अनडिजायर्ड सब्सटेंस को दैट आर नॉट यूजफुल इन द केस ऑफ सेल, उस सेल के लिए यूजफुल नहीं है, उनको इंगल्फ कर लेते हैं, उनको समाप्त कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि सेल ही स्वयं समाप्त हो जाती है ना, इसलिए इनको सुसाइडल बैग्स कहते हैं, आत्महत्या की थैलियां कहते हैं। तो ये सेल ऑर्गेनेल्स के ये नॉर्मल फंक्शन के बारे में हमने यहाँ पर बात की है। ध्यान से देखेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये जो शब्द है ये पोर्टर के द्वारा प्रपोज्ड किया गया था, ये नाम दिया था पोर्टर ने। ठीक है,
ये भी क्या है, ये भी एक नेटवर्क है मेम्ब्रेन बाउंड कैविटीज का, जो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है थ्रू आउट द साइटोप्लाज्म। पूरे साइटोप्लाज्म में ये स्ट्रक्चर्स डिस्ट्रीब्यूट होती है। एक डायग्राम के माध्यम से अभी हम देखेंगे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोप्लाज्म में किस प्रकार से अरेंज्ड होता है। देखिए, ये रफ डायग्राम है, पर हम जिस बात को देखना चाह रहे हैं उसको समझने के लिए सफिशिएंट है। ये सेल की सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन न्यूक्लियस सेंटर में है, और यहां पर आप ये दिखाई दे रहा है, मैं यहां पर कुछ बनाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, कि आपको ये दिखाई दे दे। तो यहां पर आपने देखा है कि एक स्ट्रक्चर जो यहां पर आपको दिख रही, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स दिख रही हैं बहुत सारी, ये ट्यूब लाइक की स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, है ना, और इनके ऊपर आपको कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रही हैं। यदि आप बारीकी से देखेंगे तो इन पर कुछ राउंडेड स्ट्रक्चर्स या दानेदार स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही हैं। इन दानेदार स्ट्रक्चर्स को हम राइबोसोम्स कहते हैं, राइबोसोम, ठीक है। और ये जो मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स है उनको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। शॉर्ट में हमने यहां पर उसको ER लिखा हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपको यहां पर बताई है, यूकेरियोटिक सेल के केस में ये स्ट्रक्चर्स बताई है, जो कि साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म है, इस साइटोप्लाज्म में ये स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रही हैं, जिसको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं। इसकी ऑकरेंस, प्राप्ति स्थान कहाँ होता है, यदि हम थोड़ा सा इसके बारे में बात करें, यहां तक मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। तो हम बात करते हैं इनकी ऑकरेंस के बारे में। थोड़ा सा इस तरीके से समझना हमारे लिए ज्यादा बेटर होगा। ये नॉर्मल रूप से कुछ जगहों पर एब्सेंट होती है, जैसे एग में नहीं होगी, एम्ब्रियोनिक सेल में नहीं होंगे, RBC में नहीं होंगे, और बैक्टीरिया में नहीं होंगे, ठीक है। तो कहां होंगे? ये उन जगहों पर होते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल में, जो प्रोटीन सिंथेसिस में अपनी अहम भूमिका अदा करती है, ठीक है। और कोई जरूरी नहीं है कि मैं आपको यहां पर जिस तरीके से दिखा रहा हूं उस तरीके से ही इनकी स्ट्रक्चर होती है। तो फिर सवाल उठता है कि हमको इसकी मॉर्फोलॉजी या आकारिकी देखना चाहिए। बिल्कुल देखना चाहिए, और हम यहां पर देखते हैं। अभी तो आपने इस रूप में देखा है। चलिए, हम यदि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हमने यहां पर हेडिंग डाला हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के केस में, जिसको ER लिखा हुआ है, तो हम इनके मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मॉर्फोलॉजी के बारे में बात करते हैं। ये 3 रूपों में मिलता है। देयर विल बी 3 फॉर्म, 3 फॉर्म होंगे। पहला सिस्टर्नी, ये जानकारी आपके लिए नई हो सकती है। सिंपल रूप से तो आप पढ़ते हैं, पर थोड़ा सा यदि आप बेटर ढंग से देखना चाहते हैं तो आप, एक हो गया सिस्टर्नी, दूसरा इसको हम बोलेंगे वेसिकल्स, सेकेंड वेसिकल्स, और तीसरा है वैक्यूल्स। इन तीनों में क्या डिफरेंस है? ये तीनों ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, पर तीनों में क्या डिफरेंस है, हम इनके बारे में देखते हैं। अभी जिसके बारे में हमने देखा था डायग्राम के माध्यम से, वो कुछ इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही थी। देखिए, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही थी, ठीक है। और इन पर कुछ दानेदार या ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स भी दिखाई दे रही थी, जिनको हमने राइबोसोम्स कहा था, ठीक है। लॉन्ग, फ्लैटेंड, अनब्रांच्ड, सैक लाइक स्ट्रक्चर है ये सिस्टर्नी, ठीक है। दे आर अरेंज्ड इन पैरेलल फॉर्म, ये पैरेलल फॉर्म में समानांतर रूप में व्यवस्थित हैं। और कहां होंगी ये? यदि हम इनके ऑकरेंस के बारे में बात करें, इनके प्राप्ति स्थल के बारे में बात करें, तो सिस्टर्नी वहां मिलेगी, उन सेल्स में मिलेगी जो नॉर्मली सिक्रेटरी सेल्स होंगी, ठीक है, जो नॉर्मली स्रावी कोशिकाएं होंगी जिनसे कुछ निकलेगा। और
जहां तक हम इनके डायमीटर के बारे में बात करते हैं, है ना, इनका डायमीटर होता है 40 to 50 माइक्रोन। 40 to 50 माइक्रोन जो है हम इनके डायमीटर को देखते हैं। फिर दूसरी बात आती है वेसिकल्स। ठीक है, ये वेसिकल्स कैसे होती हैं? यहां देखिए, ये डायग्राम देख रहे हैं, ओवाइडल शेप दिखाई दे रही है, अंडाकार शेप में आपको दिखाई देती है। कहां होंगी? ये होंगी पैंक्रिएटिक सेल में। पैंक्रिएटिक सेल मतलब पैंक्रियाज का नाम हो रहा। पैंक्रियाज क्या है? मिक्स्ड ग्लैंड है। कहां होती है? याद करें, आपको ध्यान होगा स्टमक। स्टमक के बाद आप देखते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल के अलग अलग पार्ट आगे बने हुए हैं, हम पूरा नहीं बना रहे हैं, और यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है। मैं यहाँ पर इसको इस तरीके से लाइनिंग करते हुए दिखा देता हूँ। ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो पैंक्रियाज है। पैंक्रियाज जो है वो मिक्स्ड ग्लैंड होती है। तो पैंक्रिएटिक सेल की जहाँ बात कर रहे हैं वहाँ पर ये बहुत एबंडेंस में, बहुत प्रचुरता के साथ में वहाँ पर पाई जाती है। ठीक है, ये हो गया सेकंड। और तीसरी बात है जिसको हम ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। वैक्यूल्स ना बोल के इसको ट्यूब्यूल्स बोलना चाहिए। ठीक है, ये ट्यूब्यूल्स ये कैसी हैं? हाईली ब्रांच्ड। ठीक है, इसका ये नाम ज्यादा उपयुक्त है। हम यहां पर इसको देखते हैं, ट्यूब्यूल्स में हाईली ब्रांच्ड है। ठीक है, और इनका डायमीटर है 50 to 100 m माइक्रोन। ठीक है, ये नॉर्मली उन जगहों पर पाई जाती है, उन सेल्स में पाई जाती है जैसे मसल सेल्स। ठीक है, नॉन सिक्रेटरी सेल्स में पाई जाती है। जैसे हम यहां पर एग्जांपल देखते हैं कि मसल सेल्स में इनकी उपस्थिति होती है। तो अभी तक हमने जो देखा है उसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये 3 रूप में आपको दिखाई दे रहा है, सिस्टर्नी, वेसिकल और ट्यूब्यूल्स फॉर्म में। ठीक है, ये तीनों चीज अब क्लियर हो गई होगी। और अब हम इसके बाद देखते हैं, अब चूंकि बात ये आ रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात आ रही है, तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो राइबोसोम स्ट्रक्चर्स है वो हमेशा मिलेगी ही, ऐसा नहीं है। यदि इस चीज को हम बात करें तो हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के 2 रूपों के बारे में बात करते हैं। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होगा वो 2 प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है। यहां देखते हैं, ऊपर लिखा है ER, इनके 2 रूप हो गए हैं। एक हो गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और सेकेंड है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ऐसा क्यों कह दिया? ऐसा इसलिए कह दिया क्योंकि आपको ध्यान होना चाहिए, जब हम पढ़ा रहे थे आपको थोड़ी देर पहले, तो आपने देखा कि यहां पर कुछ दानेदार, कुछ ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही थी। जिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ये राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं। ठीक है, ग्रेन्युलर भी बोल सकते हैं, और स्मूथ को बोलेंगे नॉन ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हम इनको कहते हैं। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स दे एक्टिवली टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक दूसरा प्रकार बताए हैं जिसको हमने नॉन ग्रेन्युलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा है। ठीक है, अब स्ट्रक्चर से भी हो गई, अब इनके फंक्शंस देखते हैं। फंक्शंस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या कार्य हैं? पहला है टू प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट, या यांत्रिक सहारा प्रदान करना। आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये सेल जो है उसमें सेंटर में न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो यहां पर आपको
मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स के रूप में पैरेलल फॉर्म में दिखाई दे रहा होगा और कनेक्टेड रूप में। इसका एक एंड ऊपर सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच है और दूसरा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ में जुड़ा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक प्रकार से मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल को, है ना। दूसरी बात क्या है, दूसरा फंक्शन है जिसको मैं यहां लिख रहा हूं ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्ट में कैसे मदद करना है, कुछ आवश्यक पदार्थों को, कुछ आवश्यक मटेरियल को, एसेंशियल मटेरियल्स को साइटोप्लाज्म में लाना है न्यूक्लियस से, या साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस में ले जाना है, या मटेरियल के ट्रांसपोर्टिंग में। इस प्रकार का जो चैनल है, इस प्रकार का जो सिस्टम है, ये बहुत उपयोगी होता है। फिर एक बात और है यहां पर, वो है सिंथेसिस, या हम इसको एक प्रकार से कहें कि बायोजेनेसिस। लिपिड और प्रोटीन जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनते हैं वो सेलुलर मेम्ब्रेन के बनने में हेल्प करते हैं। सेलुलर मेम्ब्रेन के बनने में या सेल मेम्ब्रेन के बनने में हेल्प करते हैं। इस प्रकार से इनका भी कंट्रीब्यूशन होता है। और चौथी बात जिसको हम डिटॉक्सिफिकेशन बोलते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब हुआ बॉडी में जब मेटाबॉलिक क्रियाएं हो रही हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शंस हो रहे हैं, कुछ वेस्ट मटेरियल बॉडी में बनते हैं। यदि हम बाइल साल्ट की बात करें या कुछ और ऐसे मटेरियल जो बॉडी में बनते हैं जो कि हार्मफुल प्रोडक्ट्स होते हैं, उनको किन्हीं और रूप में या हार्मलेस रूप में परिवर्तित करने का जो काम है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और खास तौर पे वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो लिवर सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो ये कार्य को बहुत अच्छी तरीके से संपादित करते हैं। तो इस प्रकार से डिटॉक्सिफिकेशन में भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का योगदान होता है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि सेल ऑर्गेनेल्स के अंतर्गत हर छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स, हमने तो यहाँ पर कुछ खास के बारे में आज डिस्कस करना है, लेकिन इनका सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग में बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो ये था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बात और मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं, जो इसके बाद का सेल ऑर्गेनेल्स है राइबोसोम, उसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेना देना है। ठीक है, जो सेकेंड पॉइंट है यहां पर हम देख रहे हैं वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में राइबोसोम। राइबोसोम का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेना देना है, ये हमने देखा है। क्यों? क्योंकि जब हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंतर्गत पैरेलल जो सिस्टर्नी स्ट्रक्चर्स देख रहे थे, उसमें ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स ग्रेन्युलर फॉर्म में, राउंडेड फॉर्म में हमको दिखाई देती थी। इन स्ट्रक्चर्स को हमने राइबोसोम कहा और इन्हीं राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति, प्रेजेंट और एब्सेंट के आधार पर हमने इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा। संक्षेप में हम ये कह सकते हैं कि राइबोसोम का जो काम होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस से है। सेल्स और दो सेल्स विच एक्टिवली टेक पार्ट इन प्रोटीन सिंथेसिस, वो सेल्स जो सक्रिय रूप से प्रोटीन सिंथेसिस में भाग लेती हैं, उनमें आपको राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं। पर कोई जरूरी नहीं है कि वो हमेशा आपको यहां पर अटैच मिले। दे कैन डिस्ट्रीब्यूट इन द साइटोप्लाज्म हियर एंड देयर। वो किसी साइटोप्लाज्म में यहां वहां भी वितरित हो सकते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो एक बात अलग हुई। इसके साथ में वो साइटोप्लाज्म में इधर उधर वितरित हो सकते हैं, पर उनका फंक्शन क्या है? दे आर मेनली कंसर्न विथ प्रोटीन सिंथेसिस। इनका मुख्य कार्य है वो प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित है। फिर अब हम जो यहां पर ले रहे हैं नेक्स्ट, वो है गोल्जी एपरेटस या गोल्जी बॉडी। ये स्मूथ मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स का एक सेट है, क्लस्टर है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, दैट
इज आल्सो एसोसिएटेड विथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका एसोसिएशन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ में है। और ये कैमिलो गोल्जी के द्वारा देखे गए, प्रेक्षित किए गए स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं तो इनके भी 3 फॉर्म हमको देखने को मिलेंगे। थोड़ा बहुत नाम में चेंजेस है लेकिन बात वही है, सिस्टर्नी। ठीक, मैं इसके बारे में डिटेल में अब नहीं बताऊंगा क्योंकि लगभग वही है। दूसरी बात यहां पर है, थोड़ा सा हमने यहां पर इसको चेंज कर दिया, इसको नाम हमने दिया वैक्यूल्स। और तीसरा हो गया वेसिकल्स। सिस्टर्नी के बारे में आप सब जानते हैं। वैक्यूल्स के बारे में बताते हैं, ये लार्ज और स्पेशियस होती हैं, राउंड स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये सिस्टर्नी के साथ में जुड़ी रहती हैं। सिस्टर्नी के साथ में, सिस्टर्नी इस तरीके की स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही थी, इसके साथ में इनका रिलेशन होता है। वैक्यूल्स यहां पर हमको दिखाई देती हैं, जुड़ी हुई दिखाई देती हैं या उनके पास में ये होती हैं। और तीसरी बात आती है जिसको वेसिकल्स कहते हैं, ये ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये क्या है? छोटी छोटी बूंदों के समान ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं। ड्रॉपलेट लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं और ये भी क्लोजली रिलेटेड होती हैं सिस्टर्नी की पेरिफेरी से, मतलब यहां पर भी इनकी उपस्थिति होती है। यानी ये तीनों का एक प्रकार से कॉम्बिनेशन है। गोल्जी एपरेटस के बारे में हमने ये जानकारी देखी। गोल्जी एपरेटस भी बहुत सारे कार्यों को संपादित करता है। हम इनके फंक्शंस के बारे में यहां पर देखते हैं। पहले नंबर का फंक्शंस हम देखते हैं, वो है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, हम किन्हीं खास फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं। एक्रोसोम क्या है? आप ह्यूमन स्पर्म की स्ट्रक्चर देखते हैं, ये रफ तरीके से मैंने यहां बनाया है, ये न्यूक्लियस है और ये सामने का जो नुकीला भाग है इसको हम एक्रोसोम बोलते हैं। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है और ओवा को स्पर्म फर्टिलाइज करता है, यानी स्पर्म इसको पेनिट्रेट करता है, तो इसका ये जो नुकीला भाग है उसमें हेल्प करता है ताकि फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस बहुत अच्छे से हो सके और इसका न्यूक्लियस और इसका न्यूक्लियस आपस में फ्यूज हो सके, जाइगोट का फॉर्मेशन हो सके, निषेचन क्रिया हो सके, जिसको फर्टिलाइजेशन कहते हैं, उसके लिए। दूसरा इसका एक और रोल है सेल वॉल फॉर्मेशन। सेल वॉल फॉर्मेशन। फिर तीसरी बात है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन मतलब सेल की जो आउटर लिमिटिंग मेम्ब्रेन है उसको बनाने में हेल्प करना है ना। तो सेल वॉल फॉर्मेशन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्मेशन में हेल्प करना, बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम। बायोजेनेसिस ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम का जैव संश्लेषण भी इसके द्वारा होता है। और अब हम इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटो का मतलब हो गया थ्रेड, माइटो का मतलब हो गया थ्रेड और कॉन्ड्रियान का मतलब हो गया ग्रेन्युलर। कॉन्ड्रियान का मतलब हो गया ग्रेन्युलर, ठीक है। ये ग्रेन्युलर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं और दे कंटेन मेनी एंजाइम्स एंड कोएंजाइम्स। इसके अंतर्गत बहुत सारे एंजाइम्स और कोएंजाइम्स होते हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म, जो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में हेल्प करते हैं। हम आपको ये बता दें कि ये दे वेर फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय फ्लेमिंग एंड कोलिकर। ये फ्लेमिंग, जो नाम यहां आप देख रहे हैं आप, फ्लेमिंग और कोलिकर, इनके द्वारा ये पहली बार प्रेक्षित किए गए, पहली बार ऑब्जर्व किए गए 1882 में। लेकिन इनको नाम दिया गया है बायोप्लास्ट आल्टमैन के द्वारा और माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया गया है बेंडा के द्वारा। बेंडा ने इसको
माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो प्लांट सेल में और एनिमल सेल दोनों में पाया जाता है, लेकिन वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होता है। किसी सेल की नॉर्मल फंक्शनिंग के लिए माइटोकॉन्ड्रिया का विशेष रूप से कंट्रीब्यूशन या योगदान होता है। माइटोकॉन्ड्रिया कैसा दिखता है, इसको यहां पर हम अगले डायग्राम के माध्यम से यहां पर देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ये 2 यूनिट मेम्ब्रेन से निर्मित होता है, जिसमें बाहर की जो मेम्ब्रेन होती है इसको आउटर मेम्ब्रेन बोलते हैं। अंदर की जो मेम्ब्रेन है वो कुछ इस तरीके से जगह जगह पर फोल्डेड होती है, और इस प्रकार की जो फोल्डेड स्ट्रक्चर है उसको हम बोलते हैं कि ये क्रिस्टी को फॉर्म करती है। एक एक को क्रिस्टा बोलते हैं, तो ये क्रिस्टी को फॉर्म करती है। एक हो गई ये आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्डेड हो गई है, इसको हमने क्रिस्टा कहा है। एक को प्लूरल फॉर्म हो गया इसका क्रिस्टी, ठीक है। इन दोनों के बीच में स्पेस होता है जो कि 70 से या 80 से लगभग 100 एंगस्ट्रॉम के करीब इसमें बीच में स्पेस होता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ये बहुत सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। इनके बारे में हम फंक्शंस को देखते हैं कुछ इस तरीके से। लेकिन एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, वो ये है कि जब हम बात कर रहे थे इस प्रकार से कुछ फोल्डेड स्ट्रक्चर्स जो अंदर की तरफ, जिसको हमने क्रिस्टी कहा है, इसके अलावा यहां पर कुछ स्ट्रक्चर्स हमको दिखाई देती है इस तरीके से। बारीकी से देखेंगे ये कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रही है। इन गोल गोल स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं F1 पार्टिकल। F1 पार्टिकल, हालांकि ये अभी आप लोगों के जानकारी के लिए है, उतना इंपॉर्टेंट अभी नहीं है फिलहाल। F1 पार्टिकल या इसको हम ऑक्सीसोम भी बोलते हैं। लेकिन जो अंदर की तरफ में, यहां पर अंदर की तरफ मतलब यदि मैं इतने पोर्शन को अलग से दिखाऊं आपको, तो वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिखाई देगी कि ये आउटर मेम्ब्रेन है और ये इनर मेम्ब्रेन है, जिसमें आपको ये क्रिस्टी दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपने यहाँ क्या देखे कि ये जो गोल गोल स्ट्रक्चर्स हैं, ये गोल गोल स्ट्रक्चर्स जो होती हैं वो F1 पार्टिकल हैं। वो वही पार्टिकल हैं जिनको इस डायग्राम में यहां पर दिखाया गया है। और अंदर की तरफ में जो है, अंदर की तरफ में आप देखते हैं ये स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स जिसको F1 ये पार्टिकल्स कहे हैं, ऑक्सीसोम कहे हैं, वो 3 भाग से निर्मित होती है। एक ऊपर का भाग जो होता है वो उसको हेड बोलते हैं, है ना। फिर हो गया नेक, और ये वाला जो हिस्सा होता है उसको हमने कहा है बेस। ये एक भाग है वो इस तरीके से निर्मित होता है। इसलिए जब आप बारीकी से देखते हैं तो वो स्ट्रक्चर आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देती है अंदर की तरफ, इस तरीके से। ध्यान से देखिए, हमने जो ये पार्ट लिया हुआ है, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर और क्लियर कर देना चाहिए कि यदि मैंने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर इस तरीके से फोल्डेड बनाई है, ये हो गई आपकी आउटर मेम्ब्रेन, ये हो गई इनर मेम्ब्रेन। हमने इतना पीस जो लिया हुआ है इसका इनलार्ज व्यू को यहाँ दिखाया है, तो इसमें ये बाहर की मेम्ब्रेन, ये बाहर की मेम्ब्रेन हुई। इसमें F1 पार्टिकल देख रहे हैं, कुछ ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन अंदर की तरफ जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें ये जो इस तरीके की स्ट्रक्चर लगी हुई है, जिसमें आपको एक हेड जैसा या गोल राउंडेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। फिर इसमें नेक है, और ये बेस जो है वो ये बेस ये कहलाया, ठीक है। तो इस तरीके की स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया में होती, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स है, पर हाँ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत से इंपॉर्टेंट फंक्शंस को करता है। हम इन फंक्शंस के बारे में जानकारी यहाँ पर देखते हैं। अर्मोजेनेसिस, हो सकता है ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं ये आपके लिए नई हो। जो हाइबरनेटिंग एनिमल्स होते हैं, जो एक खास अवधि में हाइबरनेट हो जाते हैं, उनमें, या हम एक एग्जाम्पल ही ले लेते हैं जैसे बैट वगैरह के केस में,
चमगादड़ के केस में उनका जो चेस्ट रीजन होता है वहां एक स्पेशल प्रकार का टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं ब्राउन फैट। ध्यान दीजिए, ये ब्राउन फैट होता है, स्पेशल प्रकार का टिश्यू होता है। और यहां पर जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो इतनी ज्यादा हीट एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं कि जरूरत पड़ने पर वो उस प्राणी की, उस एनिमल की लाइफ को बचा सकें। तो ये कहलाया थर्मोजेनेसिस। दूसरा इसका काम है प्रोटीन सिंथेसिस। एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया का कैल्शियम एक्यूमुलेशन, कैल्शियम का जमा होना। बहुत अच्छे ढंग से यहां पर हमको देखने को मिलता है। आपके लिए जानना इतना ही जरूरी है। कि महत्वपूर्ण बात है वो है एनर्जी सप्लाई। एनर्जी सप्लाई। फिफ्थ बात है सेलुलर रेस्पिरेशन। इस तरीके से हम इनके कार्यों को देखते हैं। ठीक है, ये तो था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। अब हम बात करते हैं एक ऑर्गेनेल्स जिसके बारे में हमने शॉर्ट में आपको पहले भी बता चुके हैं, वो है लाइसोसोम। सुसाइडल बैग्स होती हैं, राउंडेड स्ट्रक्चर्स होती हैं। सेल ऑर्गेनेल्स में इसका नाम आता है। इसके अंदर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, सुसाइडल बैग्स बोलते हैं। कभी कभी सेल स्वयं समाप्त हो जाती है, उसको भी ये डाइजेस्ट कर लेता है। और जो फॉरेन सब्सटेंसेस हैं जो अंदर घुसने की कोशिश करते हैं, या सेल की जो डिब्रीज होती हैं, कुछ ऐसी चीजें जो सेल के ऑर्गेनेल्स या कुछ जो डैमेज पार्ट होते हैं, उनको डाइजेस्ट करने का काम ये लाइसोसोम कर लेता है। तो एक बात ये देखिए। फिर एक और हम सेल ऑर्गेनेल्स को देखते हैं, वो है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम आपके सिलेबस के हिसाब से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता इतना डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत है। पर हाँ, सेंट्रोसोम की जो स्ट्रक्चर्स होती है, सेल ये है, न्यूक्लियस यहाँ है, और यहाँ पर कुछ जो स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती है जिसको सेंट्रोसोम कह रहे हैं, न्यूक्लियस के पास में, इसका इंपॉर्टेंस सेल डिवीजन के दौरान है। सेल डिवीजन में इस सेंट्रोसोम का कंट्रीब्यूशन या योगदान होता है, इतना जानना सफिशिएंट होता है। उसके बाद एक जानकारी और हमें आपको बतानी है, वो है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ प्लांट सेल एंड you can see them in a few protists। कुछ प्रोटिस्ट्स में, और खास तौर पे हम देखें तो प्लांट सेल के केस में प्लास्टिड्स की बहुत अहम भूमिका होती है। ये भी संबंधित होते हैं मेम्ब्रेनस लेयर से जो इम्बेडेड होती है मैट्रिक्स में, जिसको कहते हैं स्ट्रोमा। आप देखिए वहां पर दिखाई दे रहा है। मैं आधे मिनट के लिए इस डायग्राम को यहां पर आपको दिखा रहा हूं, आप ध्यान से देखिए। ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, क्लियर। स्ट्रोमा दिखाई दे रही है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, ये सब वहां पर दिखाई दे रही है। अब जो प्लास्टिड्स होते हैं इनके बारे में ये कहा जाता है दे आल्सो हैव देयर ओन डीएनए। इनका खुद का डीएनए होता है, खुद का राइबोसोम होता है। इसका मतलब ये हुआ है कि दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन, वो खुद के प्रोटीन को बना सकते हैं। और इन प्लास्टिड्स को हमने यहाँ पर कैटेगराइज कर दिया, दो भाग में बांट दिया। हमने इनको बांट दिया, एक को बोले हैं क्रोमोप्लास्ट्स, क्रोमोप्लास्ट्स, और एक को बोला है ल्यूकोप्लास्ट्स। क्रोमोप्लास्ट्स जो होते हैं ये कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं। जबकि ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं ये कलरलेस होते हैं, कलरलेस होते हैं। ठीक है, ये कलर्ड क्यों हैं? ये कलर्ड है ड्यू टू सर्टेन पिगमेंट। कुछ सर्टेन पिगमेंट के कारण ऐसा हमको दिखाई देते हैं। जैसे कौन से पिगमेंट है? जैसे हम यहां बोलते हैं क्लोरोप्लास्ट्स, क्लोरोप्लास्ट्स, और दूसरा है रोडोप्लास्ट्स।
ध्यान से देखिए, क्रोमोप्लास्ट जो है, क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड्स होते हैं ड्यू टू सर्टेन पिगमेंट्स, कुछ खास पिगमेंट के कारण। उनके एग्जाम्पल हैं क्लोरोप्लास्ट और दूसरा नाम है रोडोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर का, रोडोप्लास्ट रेड कलर का। क्लोरोप्लास्ट में 3 प्रकार के पिगमेंट हमको देखने को मिल रहे हैं। सबसे पहले हमने बोले हैं ग्रीन पिगमेंट, जिसको बोले हैं क्लोरोफिल, ग्रीन कलर का पिगमेंट। फिर जब हम बात करते हैं येलो कलर का पिगमेंट जो होता है ना, उसको बोले हैं कैरोटीनाइड। और जो ऑरेंज कलर का होता है उसको बोलते हैं ज़ैंथोफिल। ये ऑरेंज कलर का है। कैरोटीनाइड येलो कलर का है, क्लोरोफिल ग्रीन कलर का है। पहला काम, पहला वर्क है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। आप क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल, ग्रीन पिगमेंट ऐसी बात देखते हैं, और फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी में क्लोरोफिल की भूमिका को आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करना। दूसरा इसका काम है सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, ये याद रखेंगे आप, सिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स का संश्लेषण करना। स्टोरेज ऑर्गन, किस चीज के स्टोरेज ऑर्गन होते हैं? जैसे स्टार्च या ऑयल, स्टार्च हो गया, ऑयल हो गया, प्रोटीन हो गए, है ना, इनके ये स्टोरेज ऑर्गन होते हैं। तो इस तरीके से प्लास्टिड्स का हमने यहाँ पर रोल देखा है। और लास्ट में हम देख रहे हैं वैक्यूल्स। हालांकि वैक्यूल्स के बारे में आप सब जानते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ बता देना उत्तम होगा। वैक्यूल्स जो होते हैं वो प्लांट सेल में इनका इंपॉर्टेंस है। प्लांट सेल में वैक्यूल्स लार्ज साइज के हो रहे हैं। यदि ये प्लांट सेल है, ये प्लांट सेल को यदि हमने इस तरीके से बनाया है, ये सेल मेम्ब्रेन है, तो न्यूक्लियस सेंटर में ना होकर ओरिएंटेड टुवर्ड्स वन साइड, एक तरफ में हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर वैक्यूल्स है। ये हो गई लार्ज वैक्यूल्स, और ये हो गया न्यूक्लियस, है ना, ये हो गया। और ये आप देख रहे हैं, ये तो आपका साइटोप्लाज्म का हिस्सा हो गया। और ये क्या हो गई? ये हो गई सेल वॉल। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के या सेल मेम्ब्रेन के बाहर, ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेल वॉल है, ये वैक्यूल्स है। टू प्रोवाइड रिजिडिटी एंड टर्जिडिटी to the cells, to provide rigidity and, ये बताया, to provide rigidity and turgidity of cell, एक फंक्शन ये हो गया। अब ये रिजिडिटी, टर्जिडिटी, टर्गर प्रेशर, ये सब सारी चीज हमने पिछले लेक्चर में आपको बताए थे, ठीक है। दूसरी बात यदि हम देखें तो डाइजेशन में भी हेल्प करती है। डाइजेशन में कैसे हेल्प कर रही है? यहां पर छोड़ दिया जाए, अमीबा जैसे एनिमल में जहां कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होती हैं, किसी मटेरियल को जो बाहर से अंदर आया है उसको डाइजेशन का काम में वो जो फूड वैक्यूल या वैक्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर है वो हेल्प कर, ठीक है। और इसके साथ उस प्रकार के जंतुओं में या और भी इस प्रकार के अन्य जंतुओं में आस्मो रेगुलेशन में भी मदद करती है। उम्मीद है कि ये लेक्चर आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। थैंक यू वेरी मच।